हेलो स्टूडेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज ही हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 6 सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। कि भाई यूपी जो राज्य है उसके जो टोटल एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, उसका जो 12.8% जंगल क्षेत्र है, ठीक है, या वन क्षेत्र है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर, बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड। जो यूपी के जौनपुर, गाजीपुर और बलिया डिस्ट्रिक्ट है, उनमें कोई भी वन भूमि नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ओनली टू। क्यों? क्योंकि ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जैसे हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें क्या बोला गया है कि जो यूपी है उसका जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 6 से 7% पे ही वन भाग है, ना कि 12.8% पे, ठीक है। और जो इसके जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया, वहां पर कोई भी भूमि क्षेत्र वन नहीं है, ठीक है। और वाइल 31 अदर डिस्ट्रिक्ट, जो इसके 31 अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें भी बहुत कम फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका ओनली टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसलिए आपको यूपी स्पेशल में भी यूपी के बारे में, ज्योग्राफिकल एरिया कौन से वहाँ पर जो नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर किस तरह के वहाँ ट्रीज पाए जाते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कि भाई इनमें से कौन सा बंदरगाह और जो देश है वो सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट क्या है, रोटरडैम एंड नीदरलैंड। ये बिल्कुल ठीक है कि भाई जो रोटरडैम है वो नीदरलैंड में है, ठीक है। और सी जो है क्या बताता है कि मोंटेविडियो जो है, मोंटेविडियो वो उरुग्वे में है, ये भी ठीक है। और डी क्या बोलता है, जकार्ता इंडोनेशिया में, ये भी हम सबको पता है कि ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इगारका, ठीक है। जो इगारका है वो कहाँ पर है, रशिया में है, ठीक। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि हमें जो वर्ल्ड मैपिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। वर्ल्ड मैपिंग में कौन सा पोर्ट किस कंट्री के यहाँ पर है, उसका कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसी तरह के भाई उसकी इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, उस देश की जो मेन मेन रिवर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और रिवर्स के पास में कौन सी जो सिटीज़ हैं, भाई कौन सी सिटीज़ डेवलप हो रखी हैं, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही है। भाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है जो बेंगुला करंट है वो एक कोल्ड करंट है, ठीक है, और वो प्रशांत महासागर में बहती है, ठीक है। द बेंगुला करंट इज कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन नहीं, ये साउथ अटलांटिक ओशन की पार्ट है बेंगुला करंट। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ द सन, द अर्थ एंड मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कि भाई इस तरह से ये अर्थ हो गया, यहाँ पर सन हो गया और यहाँ पर मून हो गया बीच में इनके, तो ये स्ट्रेट लाइन में अगर ये तीनों हैं तो वो सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड। कि भाई ये सिचुएशन जो होगी वो स्मॉल टाइड बनाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल टाइड इनमें नहीं, इनमें हाई टाइड बनता है जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है, ना कि स्मॉल टाइड। जो स्मॉल टाइड बनता है वो नीप टाइड में बनता है। नीप टाइड कैसे, ये मून हो गया आपका, ये हो गया अर्थ, ठीक है, और ये हो गया सन। यहाँ पर जब इस तरह की शेप बनती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है इनके बीच में, ठीक है, तब स्मॉल टाइड बनता है। और सी स्टेटमेंट क्या है, ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। जो महासागरीय लवणता है वो कहाँ पर, कर्क और मर्क रेखा पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, सी। और डी क्या बोलता है, जो टाइड्स है कम ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली एग्जैक्टली 12 hours 30 minutes। कि भाई एग्जैक्टली तो कैसे ही आ सकता है भाई, ये आता है 12 घंटे 24 मिनट बाद, ठीक है, 12 घंटे 24 या 25 मिनट बाद, ठीक। तो जैसे देखेंगे कि जो हाई टाइड है अकर अबाउट ट्वाइस अ डे। भाई दिन में जो हाई टाइड्स है वो 2 बार होते हैं, ठीक। और वो आते हैं कब, 12 घंटे और 25 मिनट बाद, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि भाई जो
मून है, जो चंद्रमा है, वो 24 घंटे 25 मिनट लेता है रोटेट करने के लिए अर्थ के चारों तरफ। ठीक है। उसकी वजह से जो मून है इज ओवर द सेम लोकेशन 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो भी हाई टाइड्स आते हैं वो दिन में 2 बार आते हैं, और वो कितने कितने अंतराल के बाद आते हैं, 12 घंटे और 25 मिनट के बाद। ठीक है, तो इसलिए डी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और अच्छा ये देखिए आप यहाँ पर कि जो ये स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन के लिए बोल रहे थे, ये अर्थ हो गया, ये मून और ये सन। तो ये क्या होगा, ये स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इस वक्त हाई टाइड्स होते हैं। ठीक है। और ऐसे ही कि भाई अगर अर्थ सेंटर में आ जाए, मून और सन के, तो तब भी स्प्रिंग टाइड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे है, तब भी हाई टाइड्स बनते हैं। और मेनली हाई टाइड, सबसे ज्यादा हाई टाइड कहाँ पर बनेगा, जब मून सन और अर्थ के बीच में हो। ठीक है। और नीप टाइड में क्या होता है कि अर्थ और इस यहाँ पर मून और ये इधर सन। ठीक है, जब इससे 90 डिग्री के इनमें एंगल बन रहा हो, तब क्या होता है, तब स्मॉल टाइड्स आते हैं और इसे बोलते हैं नीप टाइड। ठीक है। और हम ओशन करंट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा ये देखिए कि आप ओशन करंट्स पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमें कौन से ओशन में कौन सी करंट, और कौन सी ओशन कोल्ड है, और कौन सी ओशन ओशन करंट जो है वो गर्म है या वार्म करंट है। ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो ओशन करंट है वो कौन से एरिया में या कौन से महासागर के अंदर और कौन सी दिशा में, कि भाई महासागर के ईस्ट में है या वेस्ट में है। ठीक है, या फिर वह कौन से कॉन्टिनेंटल के, जैसे अब ये कैलिफोर्निया करंट है, अगर आपको स्टेटमेंट दे देगी कैलिफोर्निया करंट उत्तरी अमेरिका के ईस्ट में बहती है, नहीं वो वेस्ट में बहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी सब पता होना चाहिए कि भाई कौन से पैसिफिक या कौन से कॉन्टिनेंट के दिशा में बहती है। ठीक है, कि भाई उसके वेस्ट में है या ईस्ट में है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही हम देख लेंगे कि जो अटलांटिक ओशन की देखते हैं हम पहले, नॉर्थ अटलांटिक में ये हो गई कैनरी करंट। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका के इधर बहती है वेस्ट में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे कैनरी करंट, ये हो गई नॉर्थ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल करंट। उसके बाद में यहाँ से ये जब इधर टकराती है तो ये गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। ठीक है, ठीक गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पर ये वार्म करंट हो गई। फिर ये यहाँ पर टकराती है, इससे लेब्राडोर करंट आके मिलती है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक करंट हो गई। नॉर्थ अटलांटिक करंट यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जब वो इधर आती है तो फिर वो वापस कैनरी करंट, जब क्योंकि वो और एक ऊपर निकल जाती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर अब ऐसे ही देखेंगे, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, और यहाँ पर जब ये टकराती है तो ये नीचे की तरफ आती है तो ब्राज़ील करंट हो जाती है। ठीक है, ब्राज़ील करंट। और ये साउथ अटलांटिक करंट जब इधर आती है और ये इधर से ऊपर जाती है तो इसे बेंगुला करंट कहते हैं। तो बेंगुला करंट कहाँ पर है, ये कोल्ड करंट है, और ये अटलांटिक ओशन के साउथ साउथ अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, यानी ये होगी अफ्रीका के वेस्ट में। ठीक है, ना कि पैसिफिक ओशन में है। इसी तरह से हम हिंद महासागर में देख लेंगे कि यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो करंट है वो कोल्ड करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट, और एगुलास जो करंट है वो एक वार्म करंट है, हमें पता होना चाहिए। और ये अफ्रीका के ईस्ट में, और मेडागास्कर और अफ्रीका, ठीक है, इनके बीच में बहती है। और ये हो गया अब हमारी पैसिफिक ओशन में। ठीक है, पैसिफिक ओशन में देखेंगे ये पेरू करंट। ठीक है, इसे हम हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, हमबोल्ट हमबोल्ट करंट भी बोला जाता है इसे। और यहाँ पर ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलती है, तो तब क्या होता है कि हम्बोल्ट करंट को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या आ जाती है, अल नीनो आ जाता है। ठीक है, अल नीनो, ये नॉर्थ साउथ इक्वेटोरियल करंट। और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बाद आप ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक है, और इसी तरह हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन में देखेंगे तो जो कैलिफोर्निया है, ये कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट। और यहाँ पर से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब इधर साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज पे टकराती है तो फिर यहाँ से एक वार्म करंट हो जाती है, जिसे बोला जाता है कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट। ठीक है, और कुरोशियो करंट फिर ऐसे मुड़ के ओया ओयाशियो से मिलकर जब मिलती है तो यहाँ पर एक नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट करंट बनाती है, जो इधर वापिस टकरा के कैलिफोर्निया करंट और एक अलास्का करंट निकल जाती है इधर। ठीक है, ये कंपेयर टू जो अलास्का में जो पानी होता है उससे गर्म होती है, तो इसलिए ये वार्म करंट हो जाती है यहाँ पर अलास्का करंट। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई लेब्राडोर करंट कोल्ड है, ग्रीन जो करंट है वो कोल्ड है,
नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो वार्म करंट है। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो ओयाशियो करंट है वो कोल्ड करंट है। ठीक, और जो कुरोशियो करंट है वो एक वार्म करंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द रिवर सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन यूएसए ऑफ अमेरिका, एक यूएस ऑफ अमेरिका एंड मेक्सिको। तो ये बोल रहा है कि भाई जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको है उसके बीच के सीमा में कौन सी नदी स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, रियो ग्रांडे। ठीक है, तो जो रियो ग्रांडे है वो फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, और 20 लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। ठीक है, और ये लाई करती है बिटवीन बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड मेक्सिको। ठीक है, और यूएसए के कौन सा स्टेट? टेक्सास के। ठीक है, ये आपको, ये देखिए आप ये मैप में, यहाँ से ये रियो ग्रांडे रिवर इस तरह से, ये इस तरह से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हम देखें जो अमेजोन रिवर है इसमें जो दे रखा है, तो वो रिवर है एक ओरिजिनेट एंडीज माउंटेन से निकलती है और पेरू से ट्रेवल करते हुए थ्रू इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, बोलिविया और ब्राज़ील से ट्रेवल करते हुए ये कहाँ पर एम्प्टी होती है? अटलांटिक ओशन में। ठीक है, और ये फ्लोइंग कहाँ से करती है? वेस्ट टू ईस्ट करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अमेजोन रिवर वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करती है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और ये कहाँ-कहाँ से, इसकी जो बेसिन है अमेज़न रिवर का, वो कहाँ-कहाँ से निकलता है? इक्वाडोर से भी निकलता है, पेरू से भी निकलता है, कोलंबिया से भी निकलता है, वेनेजुला से भी, बोलिविया से भी, ब्राज़ील से भी। नेक्स्ट टाइम से पूछ ले आपसे कि भाई अमेज़न रिवर कौन से कंट्री से निकलती है और कौन से नहीं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हम देखें जो कोलोराडो रिवर है, वो एक मेजर रिवर है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, और वो कहाँ से निकलती है? रॉकी माउंटेन से निकलती है, कोलोराडो यूएसए के स्टेट से। ठीक है, और ये फॉलोइंग करती है वेस्ट टू एंड साउथ का कितना माइल्स? 1450 माइल्स। ठीक है, और ये किसमें गिरती है? एम्प्टी किसमें होती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है, और इसी तरह अगर हम ये देखें, ये मिसिसिपी जो रिवर है वो अमेरिका के इधर आपको देखेंगे आप ईस्ट मिडल अमेरिका के। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेवल करती है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए मैप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो कंसिडर द फॉलोइंग डेजर्ट एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कि भाई जो रेगिस्तान दे रखे हैं उनके हमें आकार के अनुसार उन्हें हमें व्यवस्थित करना है कि भाई सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर जाना है। तो हमें पता है सबको कि जो सहारा डेजर्ट है वो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? गोबी डेजर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सबसे आखिरी में कौन सा होना चाहिए? सारा डेजर्ट होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ठीक, और सहारा के बाद गोबी डेजर्ट, तो सबसे पहले सेकंड लास्ट क्या होना चाहिए? गोबी डेजर्ट फोर्थ, और फिर लास्ट में थर्ड। तो फोर्थ एंड थर्ड देखते हैं। फोर्थ एंड थर्ड के हिसाब से अगर देखें तो सी भी हमारा कट गया। ठीक, फिर उसके हिसाब से देखें तो जो अरेबियन डेजर्ट है वो हमारा थर्ड मतलब लार्जेस्ट हो गया। ठीक, इसमें तो हमारा अरेबियन तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अच्छा, और बाकी जो वर्ल्ड में डेजर्ट हैं उनके यहाँ पर देखिए आपके उनका एरिया और कौन कौन से डेजर्ट्स हैं ये दे रखे हैं। ठीक है, जैसे सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा हो गया, 1 नंबर पे कौन सा हो गया? सहारा। नेक्स्ट टाइम दे दे कि भाई लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करिए, या फिर कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है ये बताइए। तो सहारा कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, गोबी डेजर्ट एशिया में। ठीक है, आपको पता होना ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। अरेबियन डेजर्ट आपको पता है कि एशिया में। कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में, यहाँ पर साउथ में कालाहारी। गोबी डेजर्ट जो है चाइना के, आपको इधर पता है कि चाइना की तरफ यहाँ पर है। ठीक, इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि भाई जो चुआन डेजर्ट है वो नॉर्थ अमेरिका में है। टाकालाका मकान डेजर्ट एशिया के। काराकुम डेजर्ट एशिया में है। नामी डेजर्ट अफ्रीका में है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट एशिया में। जो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है वो कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, तो इसलिए आपको ये डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन सी कंट्री में, आपको एक तो ये पता होना चाहिए, और कौन सा डेजर्ट कोल्ड है और कौन सा वार्म डेजर्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट देके बोल दे कि भाई जो सहारा या गोबी डेजर्ट है वो वार्म डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू होम
डज द क्रेडिट गोज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपींस? तो भाई जो फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि के विकास के लिए किसको श्रेय जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पेनिश एंड अमेरिकन। क्योंकि जो स्पेनिश कॉलोनी थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फिलीपींस में शुगर केन, एंड दे वर प्राइमली स्टैब्लिश विग्यासा रीजन और नेरोगस आइलैंड बिकमिंग नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द फिलीपींस। जो फिलीपींस के विसयास रीजन और नियो ग्रोस आइलैंड था, वहां पर इन्होंने फिलीपींस में शुगर का सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। तो स्पेनिश ने इन रीजन में सबसे पहले स्टैब्लिश किया। और जो स्पेनिश लैंड ओनर्स थे उन्होंने ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेके आए शुगर मिल्स के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, ठीक है, उन्होंने ही अपने स्पोर्ट से यहाँ पर डेवलप की शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो भाई जो लिस्ट वन है उसको लिस्ट टू से हमें मैच करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स को कौन सी कंट्रीज में। तो हमें वर्ल्ड मैपिंग पे भाई आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो वर्ल्ड मैपिंग में हमें कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है, कौन सी रिवर कहाँ पर है, कौन सा बंदरगाह कौन सी रिवर पे है, या कौन सी सिटीज या कौन से कंट्रीज में है। ठीक है, उसके बाद के भाई कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कौन सी कंट्रीज में। तो इसी तरह जो किलिमंजारो है वो कहाँ पर है? वो है मोरक्को के अंदर। ठीक है, उसी हिसाब से आप देखेंगे तुबकाल जो है वो अल्जीरिया में है। उसी ओ सॉरी, किलिमंजारो मोरक्को में नहीं है। किलिमंजारो कहाँ पर है? ये है तंजानिया में। ठीक है, तो अगर हम देखें ए का 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन बी कट गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि जो आपका ये होगर है, जो होगर है वो कहाँ पर है? अल्जीरिया में है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि डी का 2 2, ठीक, ये भी ठीक है। उसके बाद हम देखें कि जो जो तुबकाल है, तुबकल जो है, तुबकल वो कहाँ पर है? वो मोरक्को में है। तो बी का 1 होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ए का 3। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। और तुबकल का है मोरक्को में। हुगर का है अल्जारिया में। और स्टानले कहाँ पर है? युगांडा में। ठीक है, तो देख लेते हैं जो माउंट किलिमंजारो है वो कहाँ पर है। वो एक डोरमेट वॉल्केनो है, कहाँ पर? तंजानिया में। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके जो 3 वॉल्केनोस कौन से हैं वो कौन कौन से हैं? किबू, मावेंजी और शिरा। ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। और ये किलिमंजारो जो है अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, और ये जो जो तुबकल है हाईएस्ट पीक है किसकी? एटलस माउंटेन की। और ये एटलस माउंटेन कहाँ पर है? मोरक्को में। और जो अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ पर आप देखेंगे मोरक्को है, तो यहीं पर ही एटलस माउंटेन है, तो उसी की ये जो टुपकल है हाईएस्ट पीक है। ठीक है, उसके बाद माउंट स्टैनले भी जो अफ्रीका के यहाँ पर जो युगांडा है, ठीक है, इधर की तरफ युगांडा के यहीं पर ये स्टैनले जो माउंटेन है वो लाई करता है। कहाँ पर? रिविंजोरी माउंटेन्स में। ठीक है, जो युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के बॉर्डर पर है। ठीक है, और जो इसी तरह से जो होगर माउंटेन है, होगर माउंटेन कहाँ पर है? ये एक हाईलैंड रीजन है सेंट्रल सहारा में, जो कि सदर्न ऑफ अल्जीरिया अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके पास में ये स्थित है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कि भाई इनमें से कौन सी लेक सही देश के साथ सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा जो बैकाल है वो रशिया में है, ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर है आपका है, और जो मिशिगेनिया है वो यूएसए में है। ठीक, और जो सी है ओनेगा, ठीक है, ओनेगा जो कनाडा में नहीं, ये कहाँ पर है? ये रशिया में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सी। लेक ओनेगा इज अ लेक इन नॉर्थ वेस्टर्न इन रशिया ऑन द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कारेलिया, लिगांडा ओब्लास्ट एंड वोलोगोदा ओब्लास्ट। कि भाई जो रशिया का ये जो स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर्स पे स्थित है लेक ओनेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि भाई आप ये देख लीजिए कि अब लेक भी आपको वर्ल्ड में पता होना चाहिए। ठीक, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विथ रेफरेंस टू दी अल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? तो भाई जो अल नीनो है
वो इन्वॉल्व्स है अपीयर ऑफ वार्म करंट, ठीक है। अनलिनो एक वार्म करंट होती है जो कि कोस्ट ऑफ पेरू के ईस्टर्न पैसिफिक में ट्रेवल करती है, ठीक है। जो ये साउथ अमेरिका का मैप हो गया, ठीक है। ये साउथ अमेरिका का मैप है। यहाँ पर ये पेरू कंट्री हो गई, ठीक है। इसके ये क्या बोल रहा है कि जो अल्निनो है ये पेरू के ईस्टर्न पैसिफिक में ट्रेवल करता है। ये ईस्टर्न पैसिफिक हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? दिस वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ पेरिवियन कोस्ट ऑफ बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो भाई अब ये वार्म करंट है तो इसके आने से क्या होता है कि टेम्परेचर एकदम में से इस पेरिवियन करंट पे हाई हो जाता है और उसकी वजह से क्या होती है कि विंड ऊपर उठने लगती है, ठीक। लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो हमारा ये इंडियन ओशन है यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मानसून हमारे पास आ रहा होता है वो साउथ में वेस्ट मानसून को भी ये वीक कर देता है और इसकी विंड्स क्या होते हैं इधर की तरफ डाइवर्ट होने लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा साउथ वेस्ट मानसून भी वीक हो जाता है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो कोस्ट है उस पे ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देता है और साथ में क्या होता है कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन इन द सी, कि भाई जो प्लैंकटन की है मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। तो इससे प्लैंकटन की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं घटोती होती है, मतलब डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि इंक्रीज नहीं करता डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली वन। आपका ए आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो अनलिनो, ये देखिए आप अनलिनो जो है ये नॉर्मल ईयर में, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर आप देखेंगे कूल वाटर है, ठीक है। ये हमने देखी थी यहाँ पर पेरू करंट बोलेंगे इसे, या तो हम्बोल्ट करंट, ठीक है। ये हम्बोल्ट करंट को क्या करता है, जब जब अल्निनो ईयर होता है तो स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलती है इस तरह से, ठीक है। जो वार्म करंट होती है और वो डाइवर्ट कर देती है इसको पेरू करंट को हटा के और खुद यहाँ पर आ जाती है और क्या करती है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लैंकटन्स जो है वो डिक्रीज होने लगते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है तो आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है उसी तरह से लो प्रेशर क्रिएट होता चला जाता है। अब उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए क्या होता है, जो इधर जो इंडियन ओशियन में जो यहाँ पर है, यहाँ से जो विंड आ रही होती है इधर इंडिया की तरफ उसको ये वीक कर देता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये इस तरफ फ्लो होने लगती हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आपके नॉर्मल ईयर में किस तरह से विंड का करंट चलती हैं, इस तरह से विंड करंट चलती हैं, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक। पेरू करंट यहाँ पर आई इक्वेटोरियल करंट से ये इधर की तरफ चली, ठीक। यहाँ पर वे ईस्टर्न आप देखोगे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट चलेगी इधर टकराने के बाद। और ऐसे ही क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलती है वो इस तरह से अल्नीनो को क्रिएट कर देती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर, कि भाई जो दक्षिण गोलार्ध में हवा को बाई ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है। जो कोरियोलिसिस फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफ्लेक्शन करने को विंड को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में, और इसे क्या बोला जाता है, इसे फेरेल इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक, फेरेल्स लॉ, ठीक, कोरियोलिसिस फोर्स को। अब जो ये कोरियोलिसिस फोर्स है अगर आप देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब देखिए जो ये इस तरह से साउथ ईस्ट विंड आती है, ठीक, जैसे ही वो इक्वेटोरियल को क्रॉस करती है और वो यहाँ से कोइलोसिस की वजह से साउथ वेस्ट करंट बन जाती है जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर। तो ये विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट में और यहाँ से जो विंड आती है उनको लेफ्ट में इस तरह से लेफ्ट में रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। जब आप इस तरह से खड़े होंगे फेस करके इधर की तरफ तो आपके लेफ्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, देखिए आप, ठीक है। तो जो कोरियोलिसिस फोर्स है इक्वेटोरियल पे एब्सेंट होती है, ठीक है, एब्सेंट ऑन इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। और कोरियोलिसिस फोर्स पोलर पे सबसे ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट दे दे क्या पता कोरियोलिसिस फोर्स पे कि कोरियोलिसिस फोर्स पोलर एरिया पे जीरो होता है या एब्सेंट होता है और इक्वेटोरियल पे ये हाई होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट दोनों अपोजिट है कि इक्वेटोरियल पे एब्सेंट होता है और पोलर पे हाई होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन, कि भाई यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, डोंटेक्स। तो देखिए अब आप
ज्योग्राफी के जो आपको एरिया तो है ही ज्योग्राफिकली, इवन इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज एरिया भी आपको पता होना चाहिए भाई। अब ये यूक्रेन का क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था, और डॉन्टेक्स में काफ़ी वॉर है चली रही है यूक्रेन रशिया, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए ये न्यूज़ से एक क्वेश्चन हो गया आपका ज्योग्राफी का। तो जो डॉन्टेक्स है वो सिटी है लोकेटेड इन ईस्टर्न यूक्रेन। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ डॉन्टेक्स ओब्लास्ट एंड इज हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग हब इन द रीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो माउंट न्यूमैन है इज अ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। अच्छा, जो माउंट न्यूमैन है, ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का मैप, और ऑस्ट्रेलिया के इधर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में ये उसका मैप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे माउंट वेलबैक और माउंट न्यूमैन। ठीक है, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो माउंट न्यूमैन है ओपन कट आयरन ओर माइन है, तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आयरन ओर के लिए। ठीक है, आयरन ओर माइन इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो नोन एज माउंट वेलबैक आयरन ओर माइन। ठीक है, तो इसे माउंट वेलबैक आयरन ओर माइन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक पे भी हम इससे ज्वाइन हो सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।